विराट निखिल की बातों से पूरी तरह टूट गया था। वेदिका उसको समझाकर घर ले आई थी। अभी घर में कोई नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ 2 दिन बाद होने वाली महिरा की सगाई की तैयारियों में बिजी थी, इसलिए वो भी अभी बाहर थी। विराट अभी भी एक ही बात बोल रहा था, उस कमीने ने कैसे बोल दिया कि मेरी दी के चरित्र में कमी थी। अरे वो खुद तो कमीना था, उसने अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी दी के लिए ऐसा बोला। मैं उस कमीने की जान ले लूंगा। विराट आंखों में अंगारे भरते हुए बोला, पाउटिंग पाउटिंग, रश्ड फेस। वेदिका ने विराट की ऐसी हालत देखी तो उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे अपने सीने से लगा कर बोली, नो विराट, ऐसे नहीं दुखी होते। अब सब सच सामने आ रहा है ना, तो उस कमीने का भी पूरा सच बाहर आ जाएगा, तब हम उसको अच्छे से सजा दिलवाएंगे। वैसे भी अब ध्रुव जी है हमारे साथ, तो अब वो सब संभाल लेंगे, हमें किसी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे रोने का टाइम नहीं है, अब तो कोई और ही रोएगा। ऐसा बोलकर वेदिका ने थोड़ी देर के लिए विराट को शांत किया। थोड़ी के लिए विराट शांत हो गया और वेदिका उस टाइम की सोचने लगी जब ध्रुव और विराट दोनों ने उसे फोन करके आने को कहा। वेदिका को जब पता चला कि निखिल और उस लड़की को लेके पुलिस मुंबई आ गई है और ध्रुव के खुफिया ठिकाने पे उन दोनों को लाया गया है, वेदिका हॉस्पिटल से तुरंत भागी आई थी, क्योंकि वेदिका विराट के साथ साथ हर कदम पे उसका साथ देकर चल रही थी, इसलिए उसे हर बात की जानकारी थी। तो वो जैसे ही उस जगह पहुंची और उसने काव्या को निखिल के बगल में खड़ा देखा तो वो दंग रह गई और ऊपर से उसकी बातों को सुनकर उसका खून खौल गया और उसने गुस्से में जाके काव्या को थप्पड़ लगा दिया। तब जाकर सभी को वेदिका के आने के बारे में पता लगा। विराट और वेदिका दोनों शांत होकर कुछ देर के लिए सुकून की चाह में एक जगह आकर बैठ गए। दूसरी तरफ निखिल और काव्या को ध्रुव के आदमी अपनी कस्टडी में ले गए थे, वहां उन दोनों की अच्छे से खातिर हो सके और आगे का सारा सच जान सके। ध्रुव ने अपने आदमियों को सख्त हिदायत दी हुई थी कि कैसे भी करना पर दोनों के मुंह से सच बाहर आना चाहिए, तो उसके आदमी भी अपने काम को पूरे जोश के साथ करने के लिए जुट गए थे। शाम का टाइम था, विराट ने अविनाश जी को फोन करके मिलने के लिए बुलाया था और खुद भी वेदिका के साथ उस जगह के लिए निकल गया था। विराट वेदिका एक कैफे में बैठे हुए थे, तभी वहां अविनाश जी आए। दोनों को देखकर वो मुस्कुराकर उनके पास गए और बोले, अब बताओ विराट, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकते? वो तुमने मुझे यहाँ अकेले में बात करने के लिए बुलाया? उद्धरण चिन्ह। विराट हल्के से मुस्कुराया, हालांकि उसके चेहरे पे दर्द अभी भी था, लेकिन उसने उसे अपने अंदर ही जब्त कर लिया था और बोला, अंकल, बात ही कुछ ऐसी है जो फोन पे नहीं बताई जा सकती थी। आज से ठीक 2 दिन बाद काहिरा और संजना दोनों की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। बार उससे पहले हमें ये राज से पर्दा उठाया था कि कौन है वो जिसने इतने सारे लोगों के साथ ऐसा किया। उद्धरण। तो बेटा, उस चीज को तहकीकात ध्रुव और उसकी टीम कर रही है ना, और कहाँ तक पहुंची तुम लोगों की जांच पड़ताल? अविनाश जी ने कहा तो विराट बोला, अंकल, हम लोग अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं, बस कुछ बातें हैं जो क्लियर हो जाए उसके बाद वार सामने से होगा, लेकिन फिलहाल जो जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। अभी हम किसी को शक नहीं होने दे सकते कि आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं, इसलिए थोड़े टाइम और चुप रहना है। लेकिन आज मैंने ये बताने के लिए आपको ये बुलाया है कि मेहर दीदी के कातिल उस निखिल और वेदिका की दोषी उस लड़की काव्या को पकड़ा जा चुका है। वो लड़की उस निखिल की बीवी बनकर उसके साथ रहती है। ये काम तो निखिल की टीम ने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता लगा कि निखिल कहाँ रहता है और उसी लड़की के माता पिता कहाँ रहते हैं। क्यों, असली पहेली तो वो लोग ही सुलझाएंगे, पर निखिल अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा है, इसलिए जल्द ही हमको आगे का सच पता चल जाएगा। फिलहाल तो मुझे गणेश पूजन वाले दिन के लिए कुछ प्लान किया है, तो उसी को बताने के लिए आपको बुलाया है। उस दिन शादी की पहली रस्म की शुरुआत होगी और उसी दिन सारा सच अपने आप बाहर आएगा। जो बिलों में छुपकर बैठे हैं वो अपने आप बाहर आएंगे। विराट की बात सुनकर अविनाश जी थोड़ा चुप होकर बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो, मैं तो तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। वैसे भी सच जानने को तो मैं भी कब से इंतजार कर रहा हूँ, ये जो कोई भी इंसान हो, लेकिन जल्द से जल्द बाहर आना है। पर इन सब में बेटा अपना ध्यान रखना, कहीं वो इंसान तुमको कोई चोट न पहुँचा दे। बड़ी मुश्किल से खुशियाँ आई है जिंदगी में, अब कोई और गम नहीं सह जाएगा। वैसे भी संजू के दादी दादू तो उसकी शादी के लिए इतना खुश है कि दिन रात उनकी जुबां पे तुम्हारा ही नाम रहता है। बस एक ही नाम विराट ने आज ये दिन लाया है, नहीं तो हमारी संजू आज भी ऐसी ही गुस्सैल रहती।
खैर उन लोगों की खुशी की बात तो क्या क्या बताऊं, बस तुम ये याद रखना दुश्मन को अब कोई मौका न मिलने पाए। आप चिंता मत करो अंकल, इस बार उसकी हार ही होनी है और जीत हमारी होगी। और रही बात सेफ्टी की, तो मैं इस बार बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। इसके बाद अविनाश जी, विराट, वेदिका थोड़ी देर और वहां बैठकर बातें करते रहे। इसके बाद वो लोगों जाने लगे वहां से। जाते जाते वेदिका सोच रही थी कि जो सोचा है बस वो अच्छे से हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन अपनी चाल फिर से चल दे और फिर हम लोगों को मात दे के वो आगे निकल जाए। गाड़ी में बैठी बैठी वेदिका यही सोच रही थी, तभी विराट उसकी शक्ल देखकर बोला, जरूरी नहीं कि हर बार बुराई ही जीते, इस बार जीत हमारी होगी, देखना तुम, और इस बार उसको हारना होगा, वो भी बुरी तरह होगी। विराट आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था। वेदिका उसकी बात सुनकर बहुत ही मासूमियत से उसके चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी। दोनों घर आ चुके थे। विराट सीधा अपने रूम में गया था और वेदिका वैदेही जी से मिलने उनके कमरे में चली गई। वहां उनके पास हरीश की बीबी बैठी हुई थी। उसको देखकर वेदिका कुछ पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराते हुए रूम में आ गई। वो दोनों अभी महिरा की शादी के फंक्शन पहनने वाली महिरा की ज्वेलरी देख रही थी। वेदिका भी उन दोनों के साथ बैठकर बातें करने लगी। वेदिका बैठी तो थी, पर उसके दिमाग में अभी भी विराट की कही हुई बातें घूम रही थी। दूसरी ओर विराट अपने रूम में आ गया और उसने किसी को फोन लगाया और बोला, मुझे 2 दिन में ये पेपर रेडी चाहिए और उन पेपर में वो सब होना चाहिए जो मैंने मेसन करने को बोला है। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, जी बिल्कुल, आपके हिसाब से ही होगा। विराट कुछ देर बात करता रहा, फिर फोन काट देता है। उसके बाद वो ध्रुव को फोन लगाकर बोला, ध्रुव सुनो, हमारे पास बस ये 2 दिन है, उसके बाद बहुत बड़ा स्टेप लेना होगा। तो तुमको याद है ना तुमको क्या करना है, और मैंने भी पूरी प्लानिंग कर ली है, अब बस कैसे भी करके वो सच बाहर आ जाए जिसकी हम लोग सोच रहे हैं। वैसे मेरा प्लान पूरा होगा, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इसके साथ ही तुमको ये ध्यान रखना होगा कि इस बीच कोई गलती से भी चकमा न दे जाए। अब जो होगा आमने सामने होगा। विराट ने ध्रुव से अपनी बात कही तो ध्रुव बोला, तुम चिंता मत करो विराट, सब सेटल कर लिया है मैंने और सारी प्लानिंग भी कर ली है। तुम बस अपनी सेफ्टी और वेदिका भाभी की सेफ्टी का ख्याल रखना और शादी की तैयारियों में बिजी हो जाओ। ध्रुव की बात पे विराट बोला, ठीक है, तुम भी अपना ध्यान थोड़ा संजना पे दो, तुम्हारी शादी होने वाली है तो थोड़ा उससे बात करो, टाइम दो उसे। ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, हूँ। विराट और ध्रुव ने फोन काट दिया था। इसके बाद ध्रुव थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गया था। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और संजना को फोन लगाया। संजना ने 1-2 रिंग के बाद फोन उठाया। फोन उठाते ही बोली, क्या हुआ, आज इतने टाइम बाद कैसे टाइम मिल गया? वैसे तो तुम्हारे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं है, संजना ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। ध्रुव संजना की बात पे बोला, बस कुछ दिन और तुम मुझे समझने की कोशिश करना, फिर सब अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। संजना ध्रुव की बातों का मतलब तो नहीं समझी, लेकिन चुप जरूर हो गई थी। ध्रुव बोला, सुनो, अगर तुम फ्री हो तो क्या मुझे अभी मिल सकती हो? तुम्हारे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में। मैं वही तुम्हारा वेट करूंगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इस टाइम टू तुम अपनी ड्यूटी टाइम पे होते हो और तुमने बताया था कि अभी तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फिर अचानक से मिलने क्यों बुला रहे हो? सब ठीक है ना? संजना ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा। तो ध्रुव बोला, सब ठीक है, बस तुमसे कुछ बात करनी थी जो अभी करना जरूरी है, तो क्या तुम आ सकती हो? संजना ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ, तुम मिलो वही। ध्रुव बोला, सुनो संजना, तुम आते टाइम साड़ी पहन कर आना। तो संजना बोली, क्यों साड़ी क्यों? वैसे भी साड़ी पहन कर आई तो दादी भी 10 सवाल करेगी। ध्रुव बोला, वो तुम देख लेना, पर साड़ी ही पहन कर आना ताकि कोई ठीक से पहचान ना पाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम आओ, टाइम कम है, तुम जल्दी से रेडी होकर कैसे भी आना, सबसे बचकर, पर साड़ी पहन कर ही आना। ध्रुव का फोन कट गया था, पर संजना अभी भी अपने ख्यालों में थी, आखिर ध्रुव ने इस तरह क्यों बुलाया है, और बुलाया तो बुलाया, ये अजीब सी शर्त क्यों रख दी, साड़ी ही पहन कर आना? क्या बात है? ध्रुव इस तरह से तो कभी किसी चीज की नहीं बोलता, आज उसके बात करने का लहजा भी अलग था। संजना अपने ही ख्यालों में थी कि तभी ध्रुव का मैसेज आया, जल्दी करना, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो तुम जल्दी आना। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि कहानी अब भी बोरिंग लग रही है क्या आप लोगों को, जो स्टार रेटिंग पे स्टार रेटिंग्स गिरा रहे हो? कमेंट की तो कहना ही बेकार है।
पर आप लोगों से हाइप की उम्मीद तो कर ही सकती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हाइप दे दिया करो प्लीज़। कहानी को पढ़ते इतने लोग हैं और स्टार 10% भी नहीं देते और कमेंट वो 2% देते हैं और स्टिकर वो तो आप लोगों की इच्छा, खैर आप लोगों की मर्जी। अगले भाग की झलक। भाई आप शुरू से सच जानते थे। तुम्हें क्या लगा महिरा कि मैं अपनी बहन को ऐसे ही इतने बड़े युद्ध के लिए उतरने दूंगा? अरे मुझे तो तुम्हारी हर एक चीज की खबर रहती थी। हाँ बस तुमको कभी एहसास नहीं होने दिया। बाकी मेरे आदमी हमेशा तुम्हारे आगे पीछे रहते थे। बाकी ध्रुव और मोहित दोनों मुझे अपने साथ कर प्लान में लेके चलते थे। मैं तो उसी दिन से सच के पीछे पड़ गया था जब तुमने मुझे वो पेन ड्राइव और वो फाइल देखने को कहा था, पर मैंने तुमको ये एहसास नहीं होने दिया था क्योंकि मैं तुमको हर खतरे से बचा कर रखना चाहता था।